हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज हम पूरा ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलो। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो ग्लाइकोलिसिस टर्म है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ग्रीक वर्ड के ग्लाइकोस फॉर शुगर के लिए एंड लिसिस फॉर स्प्लिटिंग। मतलब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं तो ग्लाइको का मतलब शुगर की बात हो रही है, लिसिस का मतलब तोड़ना, स्प्लिट करना। The scheme of glycolysis was given by Gustav Embedon, Otto Meyerhoff and J. Parnas, ठीक है, and is referred to as the EMP pathway। ई का मतलब एम्बडॉन हो गया, और एम का मतलब मेयरहॉफ हो गया, एंड पी का मतलब क्या होगा? पैरनास। ठीक है, तो ठीक है, आगे। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ठीक है, बोलना चाह रहा है कि अगर हम बात करें एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ यही प्रोसेस होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान। ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलना चाह रहा है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इन दिस प्रोसेस कि आप सेल की बात करो तो जैसे सेल बात करते हैं, सेल के बीचों बीच क्या होता है? सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, उसकी आउटर लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अलावा जो सेल के अंदर ये बीच में जो चीज़ें होती हैं बीच में, इन सबको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो बोलना चाह रहा है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो कहाँ होता है? तो सबसे पहली चीज़ यही है कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तीन साइंटिस्ट के नाम क्या हैं? ईएमपी से याद रखते हो। ई का मतलब एम्बडन है, और पी का मतलब मेयरहॉफ है, एंड एम का मतलब मेयरहॉफ है, पी का मतलब पार्नास। ठीक है, अब बोल रहा है इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इसमें क्या होता है? आपका ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन, उसका पार्शियल बोल सकते हो ऑक्सीडेशन होता है। जो ग्लूकोज आपका है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा, C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है एंड फाइनली वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब आप बोलोगे पायरुविक एसिड का क्या है? तो बोल सकते हो कि 6 कार्बन होता है किसमें? ग्लूकोज में, और टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे, इन दिस प्लांट दिस ग्लूकोज इज डराइव फ्रॉम द सुक्रोज। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ग्लूकोज आता कहाँ है? सुक्रोज है। और सुक्रोज होता क्या है? जो फोटोसिंथेसिस होती है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सुक्रोज ही होता है, और फ्रॉम स्टोरेज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो खोलने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि जो भी आपका ग्लूकोज होगा, जो भी आपका प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो सुक्रोज मतलब सुक्रोज में स्टोर्ड रहता है। तो सुक्रोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम। सबसे पहला स्टेप यही याद रखोगे कि आपका जो सुक्रोज होता है प्लांट के अंदर वो टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बाय दी एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? इनवर्टेज। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भाई सुक्रोज को तोड़ा जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में किस एंजाइम के थ्रू? तो बोलोगे इन्वर्टेज। एंड दीज टू मोनोसेक्राइड रेडली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर करते हैं, मतलब वो आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जाएंगे। उसके बाद फिर बोला है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो बोलना चाह रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आगे जाके वो बोलते हो कि उनमें फॉस्फोराइलेटेड का मतलब होता है फॉस्फोरस ऐड होता है, मतलब पी जो होता है वो ऐड होगा। तो कैसे? देखो, सबसे पहले अगर आप डायग्राम में देखो ग्लूकोज लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों उनका फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ग्लूकोज ऐड होगा। तो पहला स्टेप यही है कि ग्लूकोज में आगे जाके आपको ग्लूकोज देखिएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो रहा है, छठे कार्बन या पहले मान लो किसी याद पर एक फॉस्फेट अटैच तो हो रहा है। तो देखो लिखा हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि सबसे पहले आपका सुक्रोज टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, एंजाइम इन्वर्टेज है। एंड उसके बाद वो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में जाएंगे। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद उनका फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद बोल सकते हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो यहाँ पे आपको एक एंजाइम मिलेगा जिसका नाम हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज की हेल्प से वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर उसका बोला है दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब दोनों मिलके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और बोल सकते हो कि उनका आइसोमराइजेशन होता है एंड फाइनली वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है,
तो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहीं काइनेज वर्ड आए, काइनेज वर्ड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एटीपी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। जब भी कहीं काइनेज वर्ड का मतलब आए कहीं भी तो उसका मतलब एटीपी इन्वॉल्व है। तो अगर आप पहले स्टेप में देखोगे कि एटीपी है, एटीपी दे रहे हैं और फाइनली ठीक है एटीपी दे रहे हैं तो वो एडीपी में टूट रहा है। अगर ध्यान दोगे तो एटीपी टूटने का मतलब क्या होता है, एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं तो एक फॉस्फेट किसको मिल जाता है, ग्लूकोज को, जिसके वजह से वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर अगला स्टेप अगर आप देखोगे वो क्या लिखा हुआ है, तो देखो लिखा हुआ है कि जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑफ वो आइसोमराइज होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। बोलना चाह रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का फ्रक्टोज का बिल्कुल सेम होता है। सेम का मतलब सेम तरह से वो टूटते हैं, ठीक है, वो सेम तरह से टूटते हैं, इसलिए बोला कि वो सेम तरीका होता है, ठीक है। तो बोल रहा है वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड फिगर, तो फिगर में दिखा रखा है, फिगर है। इन ग्लाइकोलिसिस ए चेन ऑफ 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। तो बोलना चाह रहा है कि देखो ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए सेम होती है, सारे स्टेप सेम होते हैं। अब बोलना चाह रहा है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो 10 स्टेप प्रोसेस है, वो कंट्रोल प्रॉपर एक एंजाइम्स मिलते हैं और हर एक एंजाइम से वो आगे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो फाइनली बनता क्या है, पायरुवेट, ओके। While studying the steps of glycolysis, please note the step at which utilization ATP energy or synthesis of ATP or in case of NADH H+ takes place। तो बोलना चाह रहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेप्स में ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है एंड ATP सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें हाँ, तो लिखा हुआ है ATP इज़ यूटिलाइज एट 2 स्टेप्स। आपको ATP दो जगह 2 स्टेप्स में यूटिलाइज होता हुआ दिखाएगा। एक तो है फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये आप याद रखोगे, आपने देखा है अगर लाइन्स अपनी बुक खोल के देखना एनसीईआरटी में, जो पहला स्टेप में क्या है, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना, तो वहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है। एंड सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, डाई या बीस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड स्टेप कब होता है, जब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपको नॉर्मली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिलता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तब जाके आपको ATP की यूटिलाइजेशन होती है। तो 2 स्टेप्स कौन कौन सा है आप ये देख सकते हो कि एक तो पहला स्टेप कहाँ है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर दूसरा स्टेप कब है, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस या डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तब आपका ATP यूटिलाइज होता है। देखो ATP यूटिलाइजेशन का मतलब आप गौर से ध्यान दोगे, आपको पहले स्टेप में दिख रहा था ग्लूकोज सिंगल था, उसके बाद कोई फॉस्फेट अटैच नहीं था, तो अगले उसमें फॉस्फेट अटैच हुआ। जो फॉस्फेट अटैच हुआ तो वो फॉस्फेट अटैच करने के लिए एनर्जी देनी पड़ी एक तरह से, मान लो। फिर अगले में देखो कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, मतलब फ्रक्टोज का एक फॉस्फेट अटैच था। अगले स्टेप में देखोगे कि फ्रक्टोज में 1,6 बिस फॉस्फेट अटैच है, डाई फॉस्फेट अटैच है, मतलब 2 फॉस्फेट हो गए। तो कहीं से एक फॉस्फेट आया, तो ए फॉस्फेट आया कहाँ, उस ATP से ही आया, तो ATP देनी पड़ी। समझ में आ गया होगा सबको। फिर आगे लिखा हुआ है क्या कि द फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट इज स्प्लिट। जो आपका फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट स्प्लिट होता है किसमें, into dihydroxy acetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde PGL. We find that there is one step where NADH plus H plus is formed from NAD plus. This is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-bis phosphoglyceraldehyde. 2 redox equivalent are removed in the form of 2 hydrogen atom from PGL and transferred to a molecule of NAD plus. PGL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into DPGA. The conversion of DPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, मतलब इसमें एनर्जी बनती है। दिस एनर्जी इज ट्रैप बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये एनर्जी बनेगी जब उसमें ATP ट्रैप होगा। अनदर ATP इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ PEP टू पायरुविक एसिड। मतलब और कब आपका ATP सिंथेसाइज होता है, तो जब आपका PP से, PP का मतलब क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, उससे कन्वर्ट पायरुविक एसिड, तब आपका ATP सिंथेसाइज होता है। फिर लिखा हुआ है कि कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ATP इज डायरेक्टली सिंथेसाइज एंड दिस पाथवे फॉर 1 ग्लूकोज। तो वही चीज़ देखना आपको। अब बोल रहा है कि पायरुविक एसिड देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक रेट।
फेटोपायरुविक, पायरुवेट, दिस डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। तो बोला देयर आर 3 मेजर वे इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलिसिस। दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन। जो फर्मेंटेशन होता है वो एनारोबिक कंडीशन में होता है। एंड प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट for the complete oxidation of glucose to carbon dioxide water. However, organism adopt Krebs cycle which is also called aerobic respiration. This require oxygen. ये बोलना चाह रहा है कि ये तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो अगर हम ह्यूमन की बात करें वो आधा स्टेप है, आधा स्टेप आगे वो Krebs साइकिल में से हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे बनती है, फाइनली हमें बेसिकली एनर्जी कैसे मिलती है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रॉपर, ये तो हमने एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे हुआ। हाँ जी, तो ये मेरे नोट्स हैं, आप इस नोट्स को लाइन से देख सकते हैं और समझाए कुछ हद तक आपको समझ में आएगा। तो ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी बोलते हैं। ईएमपी क्यों बोलते हैं आपको सबको पता है कि ई से एम डाउन है, मैरहॉफ है, एम पार्नस पाथवे बोलते हैं। फिर ये बोल सकते हो कि आपका जो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यूकैरियोट में होता है या प्रोकैरियोट में होता है, दोनों में आपको मिलेगा। ये डेंस एंजाइम्स दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। प्रोसेस इज वर्कड आउट बाय 3 साइंटिस्ट, नाम बता दिए मैंने उन साइंटिस्ट के। फिर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला आप थोड़ा बोल सकते हो कि आपने सिर्फ ग्लूकोज का फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। तो ये आपके ग्लूकोज के 6 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ पे, 5वां यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर देखो ये 6ठा कार्बन होता है। तो टोटल 6 कार्बन है, OH OH H OH ऐसे अटैच होते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है और वो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, और पायरुविक एसिड 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ATP और NAD से NADH बनता है। ये 10 ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, उसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तभी उसे बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। नो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अगर यहाँ पे आपको ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी बनेगी और वो ATP फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन आर स्टोर्ड। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे आपका पहला स्टेप ही क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है उसमें बोल सकते हो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, वो आगे जाकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब देखो यहाँ पे एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, कहीं भी काइनेज वर्ड आ जाए इसका मतलब ATP इन्वॉल्व है। तो जो ग्लूकोज सिर्फ 6 कार्बन था, उस पर कोई फॉस्फेट अटैच नहीं था, तो इस हेक्सोकाइनेज की हेल्प से आपका जो फॉस्फोरस है वो इस ग्लूकोज के साथ अटैच होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। यहाँ पे ATP इन्वॉल्व होता है, तो ATP आपका आगे जाके ADP में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका एक फॉस्फेट निकल जाता है जो कि आपके ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाएगा, तब जाके क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप ये है कि जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। वो दोनों बोल सकते हो कि आइसोमेरेज एक ही, क्योंकि दोनों आप पढ़ोगे, मैंने पढ़ाया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का सेम स्टेप नहीं जैसा होता है, तो कॉमन स्टेप्स हैं, बोल सकते हो कि मतलब एक ही तरह से होता है। तो ये बता रखा आइसोमेरेज हो गया, मतलब एक जैसा स्टेप ही है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखो या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट लिखो। तो यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे जाके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, किस एंजाइम की वजह से, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या डाई फॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी ATP इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों ATP इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फेट अटैच था, आगे जाके लिखा है 1N6 बिस फॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट अटैच हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, मैंने आपको ये बात बताई थी, जब भी कहीं काइनेज वर्ड आए इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे काइनेज है, इसलिए वहाँ पे आपको ATP यूटिलाइज होता दिखेगा। ठीक है ना, तो आपका वो देखो फ्रक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ जी, अब उसके बाद आपको पता है कि वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आगे जाके एक एल्डोज क्लीवेज, मतलब बोल सकते हो कि ये आपका यहाँ पे जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है वो बोल सकते हो कि इन 4 स्टेप्स जो आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज, वो आपका टूट जाता है डाईहैप या डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट में, और ये PgAl। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ओके, तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोला गया, थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आगे जाके एल्डोज शुगर आपका जो है ये 5वां स्टेप था। उसके बाद क्या होगा, आपको मिलेगा
जो आपका जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है वो आगे जाके फिर आगे उनकी प्रोसेस होती है। यहाँ पे देखो आपको एक टर्म दिखेगा NAD प्लस वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे उसका बोल सकते हो कि एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है, ठीक है। तो अब आगे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वो आगे जाके 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसका अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे ADP से ATP बन रहा है, यहाँ पे मतलब एनर्जी बन रही है ना कि यूटिलाइज हो रही है। फिर अगला स्टेप क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर अगला स्टेप क्या है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें वाटर निकलता है। फिर अगला स्टेप क्या है, PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पे भी ATP बनता है, पायरुवेट काइनेस की है, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइनली पायरुविक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए आप कैसा होता है, यहाँ पे पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं और आपको एक बार फिर से देख लीजिए ज़रा प्रॉपर। मैं जल्दी बता देता हूँ कि जैसे कि देखिए ग्लूकोज के 6 आइटम दिखा दिए मैंने, और फिर यहाँ पे काइनेस दिखाया। काइनेस कौन सा, हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस। आपको बताया था काइनेस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एंजाइम है वो ATP, जहाँ भी दिखे काइनेस का मतलब एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रही है। तो ये आपका जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, वो क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी दी ATP, तो एक फॉस्फोरस अटैच हो जाएगा, जो कि आपको ये दिखा रहा हूँ मैं फॉस्फोरस, और कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद आगे देखो कि आपका जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, आइसोमेरेज हम टर्म बताया था उसका। फिर यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मैंने बताया था ये एंजाइम यहाँ पे काइनेज है, तो मतलब एनर्जी आएगी तो उसका नाम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ATP यूटिलाइज होगा और उसमें 2 फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे, तो एक फॉस्फेट ये रहा और एक फॉस्फेट ये रहा, ठीक है ना। फिर अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में आपको एल्डोलेज देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है वो कुछ आइसोमेरेज करके कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये एल्डोलेज करके आपको स्टेप दिखने वाला है यहाँ पे। तो देखिए आपका ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है उसका एल्डोलोज होगा, एक तो कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रोक्सी एसिटो फॉस्फेट में, दूसरा कन्वर्ट होगा PGAL बोल सकते हो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और यहाँ पे बोल सकते हो कि NAD प्लस से NADH में कन्वर्ट होगा, जिसको बोला गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो देखना ये आपका बोल सकते हो कि 2 में टूट चुका है, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, दोनों के पास एक एक फॉस्फेट आया हुआ है। और ये PGL ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो आगे जाके फिर आपको यहाँ पे एक फॉस्फोरस अटैच था, आगे जाके फिर आपको 2 फॉस्फोरस दिख रहे हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको 1,3 BPG बोलते हैं। अगला स्टेप अगर देखने को मिलेगा आपको, हाँ, कि जो आपका जो भी ये ग्लिसरल्डिहाइड है, जो ग्लिसरल्डिहाइड था जिसमें आपको NAD से NADH में कन्वर्ट देखने को मिला, जिसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को PGL बोलते हैं। आगे जाकर मैंने बताया कि ये फिर आपका जो G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से वो आगे जाके आपका कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसको PGA कहा गया, 3PG कहते हैं। फिर आगे जाके 3PG से वो 2PG में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 2PG से वो PEP में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली एंजाइम, जैसे कि इसमें म्यूटेज एंजाइम है, इसमें एनोलेज एंजाइम है, और फाइनली वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। एंड फिर लास्ट में उसके बाद आपको फिर वही आपको ATP एंड NADP याद रखना पड़ेगा, काइनेस कहाँ पर है और कहाँ पे ATP दी जा रही है, कहाँ पे ATP बन रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो फाइनली अगर आप देखोगे सारी चीज़ें तो आपको ये देखिए ज़रा, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे ATP दी गई, काइनेज एंजाइम है, ATP दी गई, काइनेज, ये मिस्टेक है थोड़ा, सॉरी, यहाँ पे आता है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आता है, ठीक है ना। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपका एल्डोलेज एंजाइम की वजह से ये G3P, फिर आगे आगे 1,3 BPG, फिर वो 3PG, फिर 2PG, फिर फाइनली PP। ये देखो ये जो ये वाला स्टेप होता है ये 2 टाइम्स हो, इसलिए मैंने देखो एक इधर लिख रखा है और एक इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 बार NCERT में लिखा है, ये 2 टाइम्स रिपीट होता है। इसके बाद जो इस स्टेप के बाद ये चीज़ 2 बार रिपीट होती है, इसमें 2 बार लिख के दिखा रखा है। और देखो कहाँ कहाँ एंजाइम, कहाँ कहाँ एनर्जी बन रही है, कहाँ कहाँ वाटर भी है। यहाँ पे देखो जो 3PG से 2PG बनता है, तो बोल सकते हो कि माल्टोज और उसके बाद एनोलोज की हेल्प से होता है, ठीक है ना। तो बस यही है, बाकी देखो बैलेंस शीट देख लो आप, बैलेंस शीट में क्या है देखो ज़रा, बैलेंस शीट में बस ये बता रखा है कि एक ग्लूकोज
2 एटीपी दी जाती है और आउटपुट क्या मिलता है, 2 पायरुवेट मिलता है, 4 एटीपी मिलती है जो कि सबसे टेबल फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन है, फिर 2 NADPH, फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेट गेन क्या होता है आपको, फाइनली आप देते तो 2 एटीपी, फाइनली आपको मिलता क्या है, 2 पायरुवेट 2 एटीपी, क्योंकि 2 दिए हैं और 4 बन रहे हैं तो 2 तो यूटिलाइज हो गए, बचे क्या आपके पास सिर्फ 2, फिर 2 NADPH और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फाइनली आपको देखा जाए कि एक ग्लूकोज जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें आपको 2 पायरुवेट मिल रहा है, ठीक है ना। नेट गेन क्या होता है, तो 2 एटीपी, 2 NADPH, 2 वाटर के मॉलिक्यूल एंड 2 पायरुवेट। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। चलिए।